सोचिए कि एक 20 मंजिला ऊंची इमारत बनानी है। अच्छा। एक ऐसी इमारत जो पूरी तरह से भारी ठोस पत्थरों और संगमरमर से बनी हो, जिसका वजन मतलब लाखों टन में हो। राइट, लाखों टन। लेकिन शर्त यह है कि उसको किसी ठोस बेडरॉक या पथरीली जमीन पर नहीं, बल्कि एक ऐसी नदी के किनारे खड़ा करना है जिसकी जमीन बिल्कुल नरम और गीली रेतीली है। ओ, वहाँ जहाँ पानी हर वक्त मिट्टी को अंदर ही अंदर काट रहा हो। एग्जैक्टली। अगर आज किसी भी आधुनिक सिविल इंजीनियर के पास ये प्रपोजल लेकर जाएंगे तो वो सीधा कहेगा कि ये नामुमकिन है, ऐसी फाउंडेशन बन ही नहीं सकती। बिल्कुल, दिमाग तो यही कहता है कि नरम जमीन और लाखों टन का भार एक साथ नहीं चल सकते। फिजिक्स बेसिकली इसकी इजाजत नहीं देता। पर हैरान की बात यह है कि आज से 400 साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन या क्रेन और बिना मॉडर्न कंक्रीट के इस नामुमकिन काम को अंजाम दिया गया। हाँ, ये सच में एक चमत्कार जैसा लगता है। तो इस चर्चा का जो A से Z मकसद है वो यही है। हमारे पास उस दौर के कई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, रॉयल डिक्रीज और ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स मौजूद हैं। सही बात है। इन्हीं सोर्सेज का डीप डाइव करके आज हम दुनिया की सबसे मशहूर इमारत यानी ताजमहल के बनने की A से Z पूरी कहानी समझने वाले हैं, जीरो से आखिर तक। और ये एक ऐसी कहानी है जिसमें बेपनाह मोहब्बत भी है और ऐसी एडवांस्ड इंजीनियरिंग भी जिसे देखकर आज के वैज्ञानिक भी दंग रह जाते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं इस पूरे किस्से की, क्योंकि ऐसी इमारत बिना किसी बहुत बड़े जज्बे के तो बन नहीं सकती थी ना। अगर उस जज्बे को समझना है तो हमें 1607 के आसपास के दौर में चलना होगा। मुगल साम्राज्य उस वक्त अपने उरूज पर था। हाँ। उस वक्त एक 15 साल का शहजादा था, खुर्रम, जिसे आगे चलकर दुनिया ने शाहजहां के नाम से जाना। मीना बाजार में उसकी पहली मुलाकात अर्जुमंद बानो बेगम से होती है। यही वो किरदार है जिन्हें हम मुमताज महल के नाम से जानते हैं, राइट? एग्जैक्टली, मुमताज महल। इन दोनों की शादी 1612 में हुई थी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उस दौर में बादशाहों की कई पत्नियां होती थीं। हाँ, वो तो ज्यादातर राजनीतिक अलायंसेस होते थे। सही कहा, पॉलिटिकल अलायंसेस के तहत होती थीं। लेकिन शाहजहां और मुमताज का रिश्ता बिल्कुल अलग था। वो हर फैसले में उसके साथ होती थीं। मतलब एक आम बादशाह और बेगम वाले रिश्ते से बहुत आगे। बहुत आगे। यहाँ तक कि जब शाहजहां मिलिट्री कैंपेन्स पर जाता था, जहाँ माहौल बिल्कुल खतरनाक होता था, तब भी मुमताज एक ढाल की तरह उसके साथ सफर करती थीं। और यही सफर आगे चलकर एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ पर आ जाता है। साल था 1631। शाहजहां बुरहानपुर में एक मिलिट्री कैंपेन लीड कर रहा था और मुमताज वहां भी उसके साथ थी। हाँ, और वो टाइम उनके लिए फिजिकली बहुत डिमांडिंग था। हमारे हिस्टोरिकल सोर्सेज बताते हैं कि वो अपने 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन ये प्रोसेस आसान नहीं था। बिल्कुल आसान नहीं था। लेबर पेन लगभग 30 घंटे तक चला। उस जमाने में मेडिकल साइंस इतनी आगे तो थी नहीं। आखिर में पोस्टपार्टम हेमोरेज की वजह से, यानी बेहद खून बह जाने के कारण, मुमताज का इंतकाल हो गया। उस वक्त शाहजहां की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। जो इंसान एक पूरे साम्राज्य को बड़ी कठोरता से चलाता था, वो पूरी तरह टूट चुका था। कैसे, मतलब सोर्सेस क्या बताते हैं उसके बारे में? 1 साल तक आइसोलेशन में रहा, जश्न मनाना, संगीत सुनना, इत्र लगाना सब छोड़ दिया। बाप रे। और जब वो लोगों के सामने वापस आया तो उसकी कमर झुक चुकी थी और उसके बाल बिल्कुल सफेद हो गए थे। पर मरने से पहले मुमताज ने कोई आखिरी ख्वाहिश भी तो रखी थी ना? कहा जाता है कि उसने एक ऐसी कब्र की मांग की थी जैसी दुनिया में किसी ने ना देखी हो। हाँ, ये बात इतिहास के पन्नों में मिलती है। लेकिन मैं यहाँ एक छोटी सी चीज समझना चाहता हूँ। एक तरफ तो ये किसी टूटे हुए आशिक का बेपनाह प्यार लगता है जिसके सिवा उसको कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन क्या हम इसको सिर्फ एक रोमांटिक एंगल से देख सकते हैं? अच्छा, आपका मतलब है कि कुछ और भी था इसके पीछे? हाँ, मतलब एक ताकतवर मुगल बादशाह का अपना अहंकार और दुनिया को अपनी बची हुई दौलत और ताकत दिखाने का तरीका इसमें शामिल नहीं था क्या? ये बहुत ही गहरा सवाल है और इसके दोनों ही पहलू हैं। देखिए, आर्किटेक्चर हमेशा से शक्ति का प्रतीक रहा है। शाहजहां सिर्फ अपने प्यार की निशानी नहीं छोड़ना चाहता था, तो अपना रुतबा भी दिखाना था उसको। बिल्कुल। वो अपने दादा अकबर और पिता जहांगीर के मकबरों से भी एक कदम आगे निकलना चाहता था। उसको एक ऐसी लेगेसी बनानी थी जो आने वाली सदियों तक उसके साम्राज्य की दौलत और ताकत की गवाह बने। मेक सेंस। और अगर हम इस्लामिक मान्यताओं की बात करें तो कब्र को आत्मा का आखिरी आरामगाह माना जाता है। वहाँ जन्नत या पैराडाइज का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके।
इसीलिए उसने तय किया कि वो जमीन पर ही एक ऐसी जन्नत उतार देगा जहां 4 नदियां बहती हों, फूल हों और एक परफेक्ट सिमेट्री हो। एक ऐसी चीज जो हमेशा के लिए अमर हो जाए। एक चमत्कार का ख्वाब देखना अलग बात है, लेकिन उसको ऐसी रेतीली जमीन पर उतारना एक बिल्कुल अलग चैलेंज है। सही बात है। ख्वाब तो बन गया, अब आती है जमीन की बारी। जगह चुनी गई आगरा में यमुना नदी का किनारा। हमारे पास जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, जो आज भी जयपुर के सिटी पैलेस में मौजूद हैं, वो दिखाते हैं कि ये जमीन राजा जयसिंह की थी। हाँ, और इसके बदले में एक डील हुई थी। हाँ, 28 दिसंबर 1633 की डिग्री के मुताबिक शाहजहां ने इस जगह के बदले राजा जयसिंह को 4 शाही महल लिए थे। जमीन तो मिल गई, लेकिन असली नाइटमेयर तो तब शुरू हुआ जब इंजीनियर्स ने वहां की मिट्टी देखी। वही सबसे बड़ी समस्या थी एक्चुअली। यमुना के किनारे की मिट्टी नरम और दलदली थी। राइट, जैसा कि हमने शुरू में बात की, पानी के बहाव के पास इतनी भारी मार्बल और ईंट की इमारत खड़ी करने का मतलब था कि वो थोड़े ही दिनों में अपने आप धंस जाती। नॉर्मल पत्थर की फाउंडेशन वहां काम नहीं आने वाली थी। वेट, रुकिए। नरम दलदली मिट्टी और लाखों टन का संगमरमर, उन्होंने इसको संभाला कैसे? क्योंकि उस दौर में स्टील की पाइलिंग्स या रेनफोर्स्ड कंक्रीट तो होते नहीं थे जिसे जमीन में गाड़ दिया जाए। यहाँ सबसे हैरानंगेज बात यह है कि मुगल इंजीनियर्स ने एक ऐसी एडवांस सिविल इंजीनियरिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जो आज के वैज्ञानिकों को भी हैरान करती है। उन्होंने उस दलदली जमीन में सीधे इमारत नहीं बनाई। तो फिर क्या बनाया? पहले उन्होंने बहुत गहरे और चौड़े कुएं खोदने शुरू किए। कुएं यानी वेल्स। वो जमीन के अंदर तब तक खोदते रहे जब तक कि उन्हें नदी के नीचे सूखी और सख्त मिट्टी नहीं मिल गई। अच्छा। फिर इन कुओं में लकड़ी, पत्थर, मलबा और गारा भरा गया। अगर मैं इसको आम भाषा में समझाने की कोशिश करूं, तो क्या ये वैसा ही है जैसे हम रेत में टेंट लगाते वक्त लंबे पेग्स को बहुत गहराई तक गाड़ते हैं ताकि टेंट हवा में उड़े ना? हाँ, बहुत हद तक। बस यहाँ उन्होंने पेग की जगह पूरे के पूरे पत्थर और मलबे के ठोस कुएं जमीन के अंदर उतार दिए, जिसे आज आधुनिक स्काईस्क्रेपर्स में कंक्रीट पाइलिंग्स कहते हैं। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है, पर सोचिए, इन कुओं में मलबे को थोकने और कंप्रेस करने के लिए हाथियों की एक पूरी फौज का इस्तेमाल किया गया था। बाप रे, हाथियों की फौज! और उस मलबे के ऊपर पत्थर के बड़े कॉलम्स खड़े किए गए। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की बात इस फाउंडेशन के बेस में छिपी है। उन इंजीनियर्स ने इस फाउंडेशन में साल और एबनी नाम की लकड़ी का बड़ा इस्तेमाल किया था। वेट, 1 मिनट। लकड़ी? अगर हम फाउंडेशन में लकड़ी डालेंगे और वो लगातार यमुना के पानी के संपर्क में रहेगी तो वो तो सड़ जाएगी ना? हम सब जानते हैं कि पानी और लकड़ी का कॉम्बिनेशन कितना खराब होता है। आम लकड़ी के साथ यही होता है, पर यही तो उनकी इंजीनियरिंग का कमाल था। उन्होंने जो खास किस्म की लकड़ी इस्तेमाल की थी, उसकी प्रॉपर्टी आम लकड़ी से बिल्कुल अलग होती है। ऐसा क्या खास था उसमें? उस लकड़ी को मजबूत बने रहने के लिए लगातार नमी यानी मॉइस्चर की जरूरत होती है। यमुना का पानी जब तक उस लकड़ी को गीला रखेगा, वो लकड़ी और उसकी फाउंडेशन उतनी ही ठोस और ताकतवर बनती जाएगी। ओह वाव! पानी उस लकड़ी को सड़ाने के बजाय उसे अपनी जगह पर जमाए रखता है। ये सच में दिमाग को हिला देने वाली बात है। यमुना को उन्होंने एक दुश्मन से एक दोस्त में बदल दिया। पानी के बहाव से इमारत को बचाने के लिए फाउंडेशन को वैसे ही वाटर रेजिस्टेंट बना दिया। फाउंडेशन स्टेबल हो गई, इमारत बनने लगी। और फिर आता है उसका आर्किटेक्चर। हाँ, जब हम उस स्ट्रक्चर को बाहर से देखते हैं तो दिमाग ढूंढता है कि इसमें ऐसी कौन सी फिजिक्स और मैथ्स छुपी है जो इसको इतना हिप्नोटाइजिंग बनाती है। क्योंकि ताजमहल को देखकर एक अलग तरह का परफेक्ट इल्यूजन महसूस होता है। इस परफेक्शन के पीछे प्योर मैथमेटिक्स और एक बहुत ही खास ऑप्टिकल इल्यूजन काम कर रहा है। जब कोई मेन गेट यानी दरवाजा रोजा से ताजमहल को पहली बार देखता है तो वो दरवाजे का आर्च एक फ्रेम की तरह काम करता है। उस फ्रेम के अंदर से ताजमहल बहुत बड़ा और बिल्कुल नजदीक लगता है। ऐसा लगता है कि बस हाथ बढ़ाकर छू लेंगे। पर जैसे जैसे इंसान उस गेट से आगे बढ़ता है, दिमाग को लगता है कि इमारत बड़ी होनी चाहिए, लेकिन उल्टा होता है। हाँ, इमारत धीरे धीरे छोटी और दूर जाती हुई महसूस होती है। ये स्पेस और पर्सपेक्टिव का एक बहुत ही फाइन कैलकुलेशन है। और इस ज्योमेट्री में गोल्डन रेशो का भी बहुत बड़ा हाथ है ना, जैसे 1.618 या फिबोनाची सीक्वेंस भी कहते हैं। बिल्कुल। मैंने कई सोर्सेज में पढ़ा है कि ये बस एक नंबर नहीं है, बल्कि नेचर का अपना एक पासवर्ड है। इंसानी दिमाग जब भी किसी ऐसी चीज को देखता है जिसके डायमेंशंस इस रेशो में होते हैं, तो दिमाग उसे खुद ब खुद खूबसूरत मान लेता है।
लेकिन ताजमहल में ये गोल्डन रेशो आखिर कहाँ छुपा हुआ है? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ताजमहल का पूरा मुख्य भाग रेक्टेंगल्स में बनता जा सकता है। गुंबद की ऊंचाई और उसकी चौड़ाई का जो अनुपात है, मुख्य दरवाजे के आर्च और दोनों तरफ बने छोटे आर्चेस के बीच का जो हिसाब है, वो सब ठीक इस 1.618 के रेशो में बैठे हैं। मतलब मैथमेटिकल प्रिसीजन। हाँ, यहाँ तक कि आंगन की लंबाई और चौड़ाई और मेन बिल्डिंग का प्लेसमेंट सब बिल्कुल इसी रेशियो पर बेस्ड है। अगर आप ताजमहल की तस्वीर को बीच से बिल्कुल आधा कर दें तो दायां हिस्सा बाएं हिस्से की बिल्कुल मिरर इमेज है, जीरो एरर। लेकिन इस मैथ्स के अलावा यहाँ एक डिजास्टर मैनेजमेंट का भी सिस्टम है जो मुझे और भी ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है। मुख्य इमारत के चारों तरफ जो 4 मीनारें खड़ी हैं वो असल में बिल्कुल 90 डिग्री पर सीधी नहीं खड़ी हैं। हाँ, उनमें एक हल्का सा टिल्ट है। अगर ध्यान से देखा जाए तो उन्हें थोड़ा सा बाहर की तरफ झुकाकर बनाया गया है। क्या ये पहले कैलकुलेशन की गलती मानी जाती थी या इसके पीछे भी कोई मकसद था? ये उन इंजीनियर्स की दूरदृष्टि थी। आगरा का इलाका भूकंप यानी अर्थक्वेक्स के लिए जाना जाता है। अगर वो मीनारें बिल्कुल सीधी होती तो भूकंप आने पर एक स्पेसिफिक वेक्टर फोर्स उन्हें अंदर की तरफ गिरा सकती थी। ओह, समझ गया। अगर वो भारी मीनारें में गुंबद पर गिरती तो मुमताज का मकबरा पूरी तरह बर्बाद हो जाता। सही पकड़े। उन्हें बाहर की तरफ झुकाकर ये तय किया गया कि अगर कभी भारी भूकंप आए तो मीनारें आंगन की तरफ या बाहर की ओर गिरे, मेन बिल्डिंग पर नहीं। तो क्या उस जमाने में ताजमहल एक तरह का अर्थक्वेक प्रूफ और क्लाइमेट कंट्रोल्ड स्मार्ट बिल्डिंग था? क्योंकि मुझे इस मकबरे के मुख्य गुंबद की इंजीनियरिंग ने बहुत हैरान किया है। क्लाइमेट कंट्रोल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो बड़ा सा गुंबद हमें बाहर से इतना ऊंचा नजर आता है, दरअसल वो अंदर से वैसा है ही नहीं। जब लोग मकबरे के अंदर खड़े होते हैं तो छत उतनी ऊंची नहीं लगती। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां एक डबल डोम या दोहरा गुंबद सिस्टम इस्तेमाल हुआ है। हाँ, बाहर एक अलग गुंबद है और उसके ठीक नीचे एक और छोटा गुंबद है। इन दोनों के बीच लगभग 7 मीटर का खाली गैप है। पर इतनी मेहनत करके 2 गुंबद बनाए क्यों गए थे? इसके पीछे सीधी सी फिजिक्स काम कर रही है। वो जो 7 मीटर की खाली जगह है जिसमें हवा भरी हुई है, वो एक इंसुलेशन लेयर की तरह काम करती है। इसे आप किसी आधुनिक थर्मस फ्लास्क से कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, जैसे थर्मस बाहर की गर्मी को अंदर आने से रोकता है। बिल्कुल। आगरा में गर्मियों में धूप पत्थरों को जला देती है, पर इस डबल डोम की वजह से अंदर गर्मी नहीं पहुंच पाती। इसके अलावा ये आवाज को भी मैनेज करता है। अंदर की आवाज उस छोटे गुंबद में टकराकर इस तरह गूंजती है कि एक बार बोला गया शब्द करीब 28 सेकंड्स तक फेड आउट होता रहता है। वाह, एक थर्मोस फ्लास्क, एक अर्थक्वेक प्रूफ डिजाइन और एक ऐसी एको चेंबर वाली इमारत, वो भी 17वीं शताब्दी में। और इनके पास फव्वारे भी तो थे, जहां कोई पानी का पंप नहीं था। बिना किसी मशीन के वो सब कैसे चलता था? आंगन में 53 से ज्यादा फव्वारे एक साथ चलते थे। उनके नीचे तांबे यानी कॉपर के अलग अलग टैंक बनाए गए थे। पानी पहले एक सेंट्रल पाइप से आता था और एक साथ सभी टैंक्स को भरता था। ओके। जब सब टैंक पूरी तरह भर जाते थे तो एक समान दबाव यानी इक्वल प्रेशर पैदा होता था, जिससे सारे फव्वारे बिना किसी मोटर के एक ही समय पर एक ही ऊंचाई तक पानी फेंकते थे। सिर्फ ग्रेविटी और फ्लूइड डायनामिक्स का खेल था ये सब। पर इन सब दिमागी खेलों को पत्थर का रूप देने के लिए सामग्री और इंसान दोनों चाहिए थे, और सोर्सेज बताते हैं कि इसमें उस वक्त के शाही खजाने का अच्छा खासा हिस्सा लग गया था। ताजमहल को पूरी तरह से बनने में 22 साल लगे थे, राइट? हाँ, 1631 से लेकर 1654 तक। और इस पर लगभग 20,000 मजदूरों, पत्थर तराशने वालों और इंजीनियर्स ने लगातार काम किया। पर इतना सारा और इतना बेहतरीन क्वालिटी का सामान आया कहां से? एक ग्लोबल सप्लाई चेन लग रही है ये तो। आप इसे उस वक्त की सबसे बेहतरीन ग्लोबल सप्लाई चेन कह सकते हैं। ताजमहल की मुख्य जान है उसका सफेद संगमरमर, जो मकराना राजस्थान से मंगवाया गया था, जो वहां से लगभग 400 किलोमीटर दूर था। 400 किलोमीटर, और वो भी कच्चे रास्तों से? सोचो, हजारों हाथियों को सिर्फ इस भारी पत्थर को खींचकर आगरा लाने के काम पर लगाया गया था। लेकिन सिर्फ मकराना मार्बल ही नहीं था, इसमें 40 अलग अलग तरह के कीमती और सेमी प्रेशियस पत्थर जड़े गए थे। 40 अलग तरह के? हाँ, क्रिस्टल और जेड चाइना से मंगवाए गए, सैफायर श्रीलंका से, ट्यूकोस तिब्बत से और लैपिस लजूली अफगानिस्तान से आई। और इसमें वो कला भी इस्तेमाल हुई जिसे पिएट्रा दुरा कहते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि संगमरमर पर बस पेंटिंग की गई है, पर ऐसा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। मार्बल के अंदर छोटी छोटी नालियां और ग्रूव्स काटे गए
और उन रंग बिरंगे पत्थरों को इतनी बारीकी से काटकर उसमें बैठाया गया कि अगर हाथ फेरें तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ मार्बल खत्म हुआ और कहाँ दूसरा पत्थर शुरू हुआ। फूल पत्तियों की ऐसी बारीक आकृतियां बनाई गईं कि वो बिल्कुल असली दिखती हैं। पर वेट एक सेकंड, उन्हें पत्थर पर चिपकाया कैसे गया? उस वक्त तो कोई इंडस्ट्रियल केमिकल ग्लू नहीं था जो उन पत्थरों को वहां चिपका दे। वहां एक बहुत ही ऑर्गेनिक और देसी मिक्सचर का इस्तेमाल हुआ था। इंजीनियर्स ने शीरा यानी मोलासेस, नींबू का रस, उड़द की दाल, बताशा और मार्बल के पाउडर को मिलाकर एक इतना जबरदस्त ठोस मिक्सचर तैयार किया जिसने इन पत्थरों को चिपकाया। वेट, क्या उड़द की दाल और बताशा ताजमहल को चिपकाने के लिए? हाँ, यही तो उस टाइम की मटेरियल साइंस थी। उसने ऐसी पकड़ दी कि 400 साल बाद आज तक वो अपनी जगह से नहीं हिले। आज भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब किसी पत्थर की मरम्मत करती है तो वो किसी मॉडर्न केमिकल का नहीं बल्कि उस पुराने फॉर्मूला से बने मिक्सचर का ही इस्तेमाल करती है। ये सच में हैरान करने वाला है। और मकराना मार्बल की भी तो अपनी एक खासियत होती है। ये मार्बल बिल्कुल डेड सफेद नहीं होता। इसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की वजह से ये दिन भर सूरज की रोशनी के हिसाब से अपना रंग बदलता रहता है। बिल्कुल, दिन में 4 बार इसका रंग बदलता है। सुबह सुबह ये थोड़ा गुलाबी सा दिखता है, दोपहर की चमकीली धूप में ये ऐसी सफेदी मारता है जो आंखों को चौंधिया कर देती है, और जैसे ही शाम होती है, सूरज ढलने लगता है तो इसका रंग हल्के सुनहरे यानी गोल्डन शेड में बदल जाता है। सूरज की रोशनी और मार्बल की क्वालिटी का सीधा कनेक्शन है। पर इतने कीमती पत्थर और ग्लोबल लॉजिस्टिक्स का खर्चा कितना आया होगा उस वक्त? एक बादशाह ने अपनी सारी दौलत लगा दी होगी। उस वक्त के शाही अकाउंट्स के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 32 मिलियन रुपीस का खर्चा आया था। अगर उस दौर की आर्थिक हालत और आज के इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके अनुमान लगाया जाए तो ये लगभग $1 बिलियन यानी 800 करोड़ रुपए से ज्यादा बनता है। 800 करोड़? हाँ, और इस खर्चे के अलावा एक चर्चा ये भी होती है कि मकबरे को बाद में मेंटेन कैसे किया जाएगा। शाहजहां ने आगरा के आसपास के करीब 30 गांव के टैक्स का पैसा सिर्फ ताजमहल के रख रखाव और वहां काम करने वालों की सैलरी के लिए तय कर दिया था। जब इतना बड़ा खर्चा, इतनी एडवांस इंजीनियरिंग और इतनी अजीम इमारत सामने खड़ी हो तो वहाँ अफवाहें और कंट्रोवर्सीज का पैदा होना बहुत लाजमी हो जाता है। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। ताजमहल के बनने के साथ ही ऐसी कई कहानियां उसके साथ जुड़ गईं जिनका हिस्टोरिकल हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो चलिए अब हमारे सोर्सेज की मदद से इन कंट्रोवर्शियल दावों को ध्यान से देखते हैं और सच जानते हैं। हाँ, बिल्कुल अनबायस तरीके से देखते हैं। एक अफवाह जो हम सब ने कभी न कभी किसी न किसी से सुनी है वो ये कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद उन 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कितनी सच्चाई है। अगर हम हिस्टोरिकल आर्काइव्स, फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स और कोर्ट रिकॉर्ड्स पढ़ें तो इस हाथ काटने वाली बात का किसी भी जगह कोई जिक्र नहीं मिलता। ये कॉमन सेंस और लॉजिक दोनों के खिलाफ है। लॉजिकली भी अजीब ही लगता है वैसे। जरा सोचिए, जिस बादशाह को इतने बड़े पैमाने पर आगे भी इमारतें बनवानी हो वो अपने ही सबसे बेहतरीन कारीगरों को अपाहिज क्यों करेगा? असलियत ये है कि ताजमहल पूरा होने के बाद इन्हीं कारीगरों ने और उनके वंशजों ने आगे चलकर दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और शाहजहानाबाद जैसी इमारतें बनाई। तो मजदूरों को बसाया कहाँ गया था? आगरा में? हाँ, आगरा में एक पूरा इलाका है जिसे ताजगंज कहा जाता है। ये इलाका इन्हीं मजदूरों को बसाने के लिए बनाया गया था और वहाँ इन्हीं लोगों के परिवार आज भी वही पत्थर तराशने और इनले का काम करते हैं। हाथ काटने वाली बात महज एक एग्जैजरेटेड मिथ है। एक और कहानी जो काफी फेमस है वो है काला ताजमहल की। कहा जाता है कि शाहजहां यमुना के ठीक उस पार खुद के लिए बिल्कुल वैसा ही एक काला ताजमहल बनाना चाहता था, पर क्या ऐसी किसी फाउंडेशन के सबूत मिले हैं वहाँ? इसी की एक्सकेवेशंस और रिसर्च में वहाँ किसी भी दूसरी इमारत या फाउंडेशन के कोई ट्रेस नहीं मिले हैं। यमुना के दूसरे किनारे पर शाहजहां ने मेहताब बाग बनवाया था। अच्छा, वो जो बाग है वहाँ पे? हाँ, उस बाग में एक बहुत बड़ा पानी का पूल था और चांदनी रात में उस पानी के अंदर ताजमहल की जो डार्क और मिस्टीरियस परछाई दिखती थी उसको ही बाद में लोगों ने सुनी सुनाई बातों में ब्लैक ताज का रूप दे दिया। पर इन सब अफवाहों से बड़ी एक कंट्रोवर्सी है जो पिछले कुछ दशकों में बहुत जोर शोर से उठी है। हमारा यहाँ काम दोनों पक्षों के दावों को बिल्कुल निष्पक्ष होकर सामने रखना है ताकि लोग सोर्सेज की हकीकत खुद जान सकें। जरूर बताइए, कौन सी कंट्रोवर्सी?
वो कंट्रोवर्सी है तेजो महालया और आर-महल के 22 बंद कमरों की। एक लेखक थे P.N. ओक। उन्होंने अपनी किताब में एक बड़ा दावा किया था। उनका मानना था कि ताजमहल दरअसल 1212 AD में राजा परमार्दी देव द्वारा बनवाया गया एक शिव मंदिर था, जिसका असली नाम तेजो महालया था। हाँ, ये थ्योरी काफी चर्चा में रही है। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि मकबरे के अंदर जो 22 बेसमेंट के कमरे हैं जो हमेशा बंद रहते हैं, वहाँ हिंदू मूर्तियां रखी हुई हैं। इस दावे पर कोर्ट्स में पिटिशंस भी लगाई गई थी। जी, ये दावा वाकई काफी फैला था। लेकिन अगर हम लीगल और आर्कियोलॉजिकल नजरिए से इसको देखें, तो जब सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस बात को लेकर पिटिशंस दायर हुई, तो कोर्ट्स ने ये कहकर इन्हें खारिज कर दिया कि इतिहास का विश्लेषण कोर्ट का काम नहीं, बल्कि एक्सपर्ट्स का काम है। तो उन 22 कमरों का सच क्या है जो ASI सामने ले आई? इस कमरों की तस्वीरें रिलीज की। असल में वो कोई ऐसे छुपे हुए कमरे हैं ही नहीं, वो बेसमेंट में बनाया गया एक लंबा आर्च्ड कॉरिडोर है। अच्छा, तो जैसे हुमायूं के मकबरे में फाउंडेशन को मजबूती देने के लिए कॉरिडोर्स होते हैं, वैसा ही कुछ है वहाँ? एग्जैक्टली। वो आर्च स्ट्रक्चर्स सिर्फ उस भारी इमारत का वजन फाउंडेशन के कुओं तक यूनिफॉर्मली पहुंचाने के लिए बनाए गए थे, ताकि बिल्डिंग आराम से खड़ी रहे। ASI ने जो तस्वीरें सारी दुनिया को दिखाई, उसमें साफ नजर आता है कि वहाँ रेस्टोरेशन और प्लास्टरिंग का काम चल रहा था और वहाँ ऐसी कोई मूर्ति या छुपी हुई चीज नहीं थी। तो फिर वो कॉरिडोर्स पब्लिक के लिए बंद क्यों रखे जाते हैं? उन्हें पब्लिक के लिए बंद इसलिए रखा जाता है क्योंकि लाखों लोगों की लगातार फुटफॉल और उससे पैदा होने वाली नमी या ह्यूमिडिटी से फाउंडेशन के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए मेंटेनेंस के अलावा वहां किसी को नहीं जाने दिया जाता। तो यहाँ पर एक बड़ा दिमागी सवाल ये उठता है, बिना हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें इतनी जल्दी सच क्यों मान ली जाती हैं? लोग तुरंत विश्वास क्यों कर लेते हैं, जबकि हमारे पास साइंटिफिक डेटिंग है और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं? अगर हम इसको ह्यूमन साइकोलॉजी के नजरिए से देखें, तो इसका कारण समझ में आता है। जब इंसान किसी ऐसी चीज को देखता है जो उसकी समझ से या उसके अपने लॉजिक और क्षमता से बहुत आगे होती है, तो वो ये मानने को आसानी से तैयार नहीं होता कि इसे उसके जैसे आम इंसानों ने ही बनाया होगा। हाँ, लॉजिक फेल हो जाता है दिमाग का। लोग 17वीं सदी की ऐसी कॉम्प्लेक्स सिविल इंजीनियरिंग को समझने से ज्यादा उसको जादू, जिन्नातों, एलियंस या साजिशों और अफवाहों से जोड़ना आसान समझते हैं। इंसानी दिमाग को बोरिंग सच से ज्यादा चटपटी कहानी की तरफ जल्दी आकर्षण होता है। सही बात है। हकीकत की ज्योमेट्री, इंजीनियरिंग के फॉर्मूलों और पत्थरों के हिसाब किताब को बैठकर समझना मुश्किल काम है और एक चटपटी अफवाह पर विश्वास करना बहुत आसान। अगर हम आज इस पूरे सफर और इस डीप डाइव को समेटते हुए सोचें, तो ये कहानी सच में रोमांचक है। एक पूरी जर्नी है, जीरो से लेके आखिर तक। एक बादशाह अपनी पत्नी को खोता है और अपने उस सदमे को ईंट, गारे, मैथ्स और फिजिक्स की मदद से एक फिजिकल रूप दे देता है। हमने देखा कैसे एक नरम रेतीली जमीन पर साल की लकड़ी, रबल और कुओं का फाउंडेशन बनाया गया, जिसे पानी ही मजबूत करता है। और हमने ये भी देखा कि किस तरह डबल डोम से टेम्परेचर कंट्रोल किया गया और कैसे उसकी परफेक्ट सिमेट्री किसी भी दिमाग को हिप्नोटाइज कर देती है। और इस अजीम इमारत को बनाने वाला बादशाह की आखिरी जिंदगी की ट्रेजेडी भी कम हैरान करने वाली नहीं थी। जिन हाथियों और दौलत से ताजमहल बना, उसी दौलत ने आगे चलकर उसके परिवार में दुश्मनी पैदा कर दी। हाँ, ताजमहल बनने के कुछ ही साल बाद शाहजहां के अपने बेटे औरंगजेब ने पावर हथिया ली और शाहजहां को वहीं सामने आगरा फोर्ट में कैद कर दिया। यानी अपने ही बनाए हुए महल के सामने कैदी बन गया वो। बादशाह की आखिरी जिंदगी के साल एक कैदी की तरह गुजरे, जहां वो सिर्फ झरोखे से यमुना के उस पार अपने बनवाए हुए मकबरे को देखता रहता था और आखिर में वहीं उसने दम तोड़ दिया। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? सच में एक बादशाह जिसने दुनिया की सबसे महंगी आखिरी आरामगाह बनाई, अपनी आखिरी सांसें एक जेल के अकेलेपन में गिन रहा था। ताजमहल सिर्फ सफेद संगे मरमर की एक बड़ी इमारत या एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये इंसानी जज्बात और उस दौर के मास्टर इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के दिमाग में एक ऐसा नया विचार छोड़ना चाहता हूँ जो थोड़ा डरावना भी है और सोचने पर मजबूर करने वाला भी। कैसा विचार? उन पुराने मुगल इंजीनियर्स ने तो अपनी आखिरी बूंद का दिमाग लगाकर ताजमहल को यमुना के आते जाते फ्लड और भूकंप से बचा लिया, और उन्होंने वो फाउंडेशन इस हिसाब से बनाई कि यमुना का पानी हमेशा लकड़ी को नमी देता रहेगा और उसे मजबूत रखेगा। पर आज हम क्या देख रहे हैं?
ताजमहल के ठीक पीछे यमुना नदी लगभग सूखने की कगार पर है हाँ, वाटर लेवल बहुत गिर चुका है। और उसके ऊपर आगरा का धुआं और आधुनिक पोल्यूशन उस मकराना मार्बल की प्योर सफेदी को धीरे धीरे पीला और खराब कर रहा है। तो सवाल ये है कि जिस नेचर, जिस पानी और जिस दलदल को उन पुराने इंजीनियर्स ने 400 साल पहले हरा दिया था, क्या हमारा आधुनिक विज्ञान उस धरोहर को आने वाले अगले 400 सालों तक बचा पाएगा? ये वाकई एक बड़ा खतरा है। या आखिरी में यमुना नदी का सूखना और सिटी का पोल्यूशन इस मार्बल और उसकी फाउंडेशन की लकड़ी पर भारी पड़ जाएगा और इसकी उल्टी गिनती शुरू कर देगा? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको अकेले में जरूर सोचना चाहिए। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही।